हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास के अंदर। आज हम देखने वाले हैं कलाम एकेडमी के द्वारा जो सेकेंड ग्रेड टीचर भर्ती की परीक्षा के लिए जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है एसएसटी की, उसका माइनर टेस्ट नंबर 9 आज हम सॉल्व करने वाले हैं। और ये हुआ था आपके 13/7/2025 को, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, रीट लेवल 1 की तैयारी कर रहे हो, रीट लेवल 2 की तैयारी कर रहे हो, या फिर रीट लेवल 2 में एसएसटी या साइंस मैथ, इन दोनों की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसके भी पेपर सॉल्यूशन जो कलाम एकेडमी की चल रही है ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, उनके पेपर सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर मिलने वाला है। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले कर लो आप चैनल को सब्सक्राइब, ताकि कोई भी सॉल्यूशन का वीडियो मैं अपलोड करूँगा तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उनको देखोगे तो आपकी तैयारी है वो बेहतर होने वाली है, ठीक है ना। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 पर देखते हैं क्या दे रखा है। माइनर टेस्ट नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है, अपसौर की स्थिति में ज्वारीय क्रम होता है। तो अपसौर्य स्थिति के अंदर ज्वारीय क्रम होता है वो क्या रहता है, तो वो आपका जाएगा औसत की अपेक्षा बहुत कम। तो ज्वारीय क्रम जो है वो औसत की अपेक्षा क्या रहता है भाई, बहुत ही कम रहता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भूकंप की तीव्रता किस पर मापी जाती है। तो भूकंप की जो तीव्रता है वो आपके रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 3 नंबर क्वेश्चन देखो, भूकंपीय तरंगों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन आपको दे रखा है, एस तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों की छाया क्षेत्र से अधिक विस्तृत होता है। बिल्कुल सही है भाई। जो एस तरंगों का छाया क्षेत्र होता है उसमें पी तरंगों के छाया क्षेत्र से अधिक विस्तृत होता है। दूसरा कथन दे रखा है, भूकंप अधिकेंद्र के 105 डिग्री से 145 डिग्री तक पी तरंगों का छाया क्षेत्र एक पट्टी के रूप में पृथ्वी के चारों ओर प्रतीत होता है। तो ये कथन भी इसमें आपके सत्य रहने वाला है, यानी कि इसमें आपको सत्य कथन का पूछा है तो ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा कि कथन नंबर 1 और कथन नंबर 2 दोनों ही आपके सत्य रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है। तो भूगर्भ की जानकारी का जो प्रत्यक्ष साधन है वो आपके रहने वाला है ज्वालामुखी, क्योंकि ज्वालामुखी जो है वो पृथ्वी के जो बीच वाला गर्भ आता है वहाँ से वो लावा वगैरह निकलते हैं, यानी कि जो भूगर्भ है उसकी जानकारी वो देता है कि भाई अगर ज्वालामुखी के लावे में कौन कौन से तत्व आए हैं, उससे पता चल रहा है कि पृथ्वी के गर्भ में है वो कौन कौन से तत्व रहने वाले हैं। तो प्रत्यक्ष साधन जो है जानकारी का वो आपके ज्वालामुखी रहने वाली है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 5 नंबर, निम्न में से कौन सी भूकंप तरंगे चट्टानों में संकुचन व फैलाव लाती है। तो चट्टानों में संकुचन और फैलाव है वो कौन सी तरंगे लाती है, तो वो आपका आ जाएगा पी तरंगे जो है ये चट्टानों के अंदर संकुचन भी लाती है और इनमें फैलाव भी लाती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 6 नंबर, उत्तरी गोलार्ध में निम्न दाब के चारों तरफ पवनों की दिशा क्या होगी। तो जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें निम्न दाब के चारों तरफ पवनों की जो दिशा है वो क्या रहने वाली है, तो इसमें आपका आ जाएगी घड़ी की सुइयों के चलने की दिशा के विपरीत, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज रहने वाली है भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सही स्थिति को दर्शाता है। तो इसमें कौन सा है उस सही स्थिति को दर्शा रहा है वो आपको बताना था। तो इसमें आपके रहने वाला है 75 डिग्री नॉर्थ और 91 डिग्री वेस्ट, ये इसमें सही स्थिति को दर्शा रहा है भाई। नेक्स्ट देखो भाई 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो असत्य कथन कौन सा है उसको आपको पहचान करनी थी। पहला दे रखा है, उत्तर आयनत की स्थिति 3 जनवरी को आती है, ये पहला ही कथन आपको गलत आ गया। दूसरा दे रखा है, विश्व की स्थिति 21 मार्च और 23 सितंबर को होती है, बिल्कुल सही है। 21 मार्च और 23 सितंबर का मतलब है कि इस दिन है वो एकदम कहते हैं ना बराबर होते हैं, ठीक है ना। सभी जगह पर दिन और रात क्या होते हैं, बराबर स्थिति में रहने वाले हैं। तीसरा दे रखा, पृथ्वी दीर्घ वर्ताकार पथ पर सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, बिल्कुल सही है भाई, दीर्घ वर्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है। तो मकर रेखा पर 22 दिसंबर को सीधा चमकता है। तो 21 जो जून आती है उसको आप कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, और कर्क रेखा पर सीधा चमकता है उस दिन सबसे बड़ा होता है और रात सबसे छोटी होती है। और 23 दिसंबर को रात सबसे बड़ी होती है और दिन सबसे छोटा होता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 9 नंबर, तो 8 का आपके विकल्प नंबर 1 रहने वाला असत्य कथन, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो भाई 9 नंबर क्वेश्चन दे रखा है आपको, ऋतु परिवर्तन किसका परिणाम है। तो ऋतु जो परिवर्तित हो रही है, मानसून आ रहा है, कभी गर्मी आ रही है, कभी सर्दी आ रही है, तो ये है वो परिवर्तन होने का कारण क्या है। तो इसमें कारण आएगा पृथ्वी की जो परिक्रमण गति है ये इसमें रहने वाली है भाई। नेक्स्ट देखो 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। असत्य कथन की पहचान करनी है आपको।
तो इसमें देखो सबसे पहले आपको दे रखा है मानसूनी पवन एक सामयिक पवन है, बिल्कुल सही है। जो मानसूनी पवन है ये एक सामयिक पवन है, बिल्कुल सही कहा इसने। दूसरा दे रखा है कि उत्तरी गोलार्ध में पश्चिम पवनों की दिशा उत्तर पूर्व की ओर होती है, बिल्कुल सही है। पश्चिम पवनों की जो दिशा है वो उत्तर पूर्व की ओर होती है। फिर आता है समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब है वो 1013.2 मिली बार होता है, यानी कि समुद्र तल का जो औसत वायुमंडलीय दाब होता है ना वो 1013.2 मिली बार रहता है, बिल्कुल सही है। चौथा दे रखा है आपको वायुमंडल के निचले भाग में ऊंचाई की ओर बढ़ने पर वायु दाब है वो हाँस दर 1 मिली बार प्रति 65 मीटर होता है। ये इसमें आपका कथन गलत रहने वाला है। बाकी तीनों के तीनों कथन आपके क्या रहने वाले हैं, सही रहने वाले हैं भाई। तो इसका असत्य कथन आपके 4 नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो भाई 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गर्म जलधारा नहीं है। तो गर्म जलधारा कौन सी नहीं है वो आपको बतानी थी। तो इसमें आ जाएगी लिब्राडोर। लिब्राडोर एक गर्म जलधारा नहीं है, ठंडी जलधारा रहती है। नेक्स्ट देखो भाई 12 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी की घूर्णन गति से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो कुछ कथन दे रखे हैं, इसमें से आपको सत्य कथन की पहचान करनी है। तो पहला कथन दे रखा है ये गति पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर करती है, बिल्कुल सही है। इसकी गति है वो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर ऐसे घूमती है, ठीक है ना। फिर आते हैं कि पृथ्वी की इस गति के कारण भूमध्य रेखा के क्षेत्र में अधिक उभार और ध्रुवों पर है वो चपटापन पैदा हुआ है, बिल्कुल ये भी इसमें सही रहने वाला है। फिर दे रखा है इस गति के कारण हवाओं और धाराओं की दिशा में भी बदलाव आता है, ये भी इसमें सही रहने वाला है। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 कि 1, 2 और तीनों कथन आपके सत्य रहने वाले हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 13 नंबर, जब पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है तो यह स्थिति कहलाती है। यानी कि जब सूर्य से पृथ्वी बहुत दूर होती है तब इसे वो किस स्थिति के नाम से जानते हैं, तो वो आपका आ जाएगी अपसौर के नाम से जानी जाती है भाई। और सर्वाधिक नज़दीक होती है तो उसे कहते हैं उपसौर के नाम से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 14 नंबर, देशांतरों के संबंध में निम्न में से असत्य कथन है। तो देशांतरों के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं, उसमें से आपको बताना है कौन सा कथन है वो असत्य है। पहला दे रखा है सभी देशांतरी याम्योत्तर विश्वत रेखा पर परस्पर मिलते हैं। तो परस्पर मिलते हैं ये कथन इसमें गलत दे रखा है, अभी मिलते कभी नहीं है। देशांतरों का आकार है वो अर्धवर्ताकार होता है, बिल्कुल सही है। सभी देशांतरीय याम्योत्तर की लंबाई और समान होती है, बिल्कुल सही है। ग्रीनविच रेखा यूरोप व अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है, बिल्कुल सही है। तो इसका आपके कथन नंबर 1 जो है असत्य रहने वाला है, बाकी सभी सत्य है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 15 नंबर, विश्वत व्रत है। तो विश्वत व्रत क्या रहने वाला है, तो विश्वत व्रत इसमें आपका आ जाएगा शून्य अक्ष का अक्षांश विश्वत व्रत होता है, बिल्कुल सही है। एक काल्पनिक व्रत होता है, ये भी बिल्कुल सही है। और एक वृद्ध अक्षांशीय व्रत होता है, ये भी बिल्कुल सही है। ये अक्षांशीय व्रत रहने वाला, ये ध्यान रखना। कभी यहाँ पे आपको दे देगा कि वृद्ध देशांतरीय व्रत, तो वो गलत रहने वाला है, ठीक है ना। तो इसमें वृद्ध अक्षांशीय जो व्रत है उसे विश्वत व्रत के नाम से भी जानते हैं। तो उपरोक्त सभी कथन इसके आपके सत्य रहने वाले हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 16 नंबर, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करो। तो कौन सा कथन इसमें असत्य है उसको आपको पहचानना है। तो इसमें दे रखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत में मानक याम्योत्तर रेखा माना जाता है। यही कथन इसमें क्या रहने वाला है, असत्य कथन रहने वाला है। बाकी रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है और प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। और देशांतर की कुल संख्या 360 है भाई, 180 और 180, तो 360 इसमें रहती है भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट आपको दे रखा है प्रधान याम्योत्तर है। तो प्रधान याम्योत्तर कौन सा होता है, तो इसमें आपका आ जाएगा 0 डिग्री देशांतर जो है इसे प्रधान याम्योत्तर कहा जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 18 नंबर, निम्नलिखित में से वायुमंडल की स्तर गैस नहीं है। तो वायुमंडल की स्तर गैस कौन सी नहीं है, तो वो आ जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड जो है, CO2 जो है, ये स्तर गैस नहीं है भाई, ये इधर उधर विचरण करती रहती है। नेक्स्ट देखो 19 नंबर, वायुमंडल में उपस्थित निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस है। तो कौन कौन सी गैस अक्रिय रहने वाली है, तो इसमें हीलियम अक्रिय गैस है, क्रिप्टॉन अक्रिय गैस है, नियॉन अक्रिय गैस है और जिनोन भी क्या है, अक्रिय गैस है। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपके इसमें सही रहने वाला है। नेक्स्ट देखो 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तरी प्रशांत महासागरीय धारा नहीं है। तो उत्तरी प्रशांत महासागरीय धारा कौन सी नहीं है, देखो तो इसमें आपको आ जाएगी ब्राज़ील धारा जो है, ये उत्तरी प्रशांत महासागरीय धारा नहीं है भाई। नेक्स्ट देखो 21 नंबर, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है। सत्य नहीं है वो आपको बताना था। तो इसमें आ जाएगा कि पृथ्वी यानी कि पायरोस्फीयर की लंबाई गहराई जो है वो 100 से लेकर 2880 किलोमीटर तक होती है। ये इसमें वो सत्य नहीं है, बाकी सभी सत्य है।
कि पृथ्वी का करोड़ मुख्यतः मैग्नीशियम से बना होता है, महाद्वीपीय क्रस्ट मुख्यतः ग्रेनाइट से बना होता है, और लिथोस्फीयर का घनत्व 3.5 रहता है, बिल्कुल सही है। लेकिन इसके बायोस्फीयर की जो लंबाई है वो 100 से लेकर 2880 किलोमीटर तक है, ये इसमें गलत है भाई। नेक्स्ट देखो 22 नंबर, पृथ्वी की आंतरिक परतें नीफे में किन तत्वों की बहुलता होती है? तो नीफे के अंदर भी निकल और फेरस होता है। नीफे ऐसे शो करता है, नीफे निकल होता है एक, और एक फेरस होता है, ठीक है ना। तो निकल और फेरस की अधिकता रहती है। नेक्स्ट देखो 23 नंबर, निचली भूपट्टी और ऊपरी मेंटल के मध्य संक्रमण क्षेत्र कहलाता है। तो निचली भूपट्टी और ऊपरी जो मेटल है इसके मध्य है वो संक्रमण क्षेत्र है, वो क्या कहलाता है? तो इसमें संक्रमण क्षेत्र आ जाएगा आपके मोहोरोविस्किक अशुद्धता, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा मोहोरोविसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 24 नंबर, स्वेस के वर्गीकरण के परिप्रेक्ष्य में निम्न में से असत्य कथन है। तो स्वेस के जो वर्गीकरण किया था उसके अकॉर्डिंग कौन सा कथन असत्य है? देखो, ऊपरी परत का घनत्व 2.67 है, सही है। सीमा का घनत्व 4.7 से कम है, बिल्कुल सही है। नीफे में चुंबकीय गुण पाया जाता है, बिल्कुल सही है। लेकिन सियाल है वो नीपे की तरह नीपे पर तैर रहा है, ये गलत है भाई। सियाल जो है वो नीपे पर तैर रहा है, ये इसमें गलत हो जाएगा। यानी कि जो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम है ये बोल रहा है कि निकल और फेरस पर क्या कर रहा है? तैर रहा है, तो ये इसमें आपके गलत रहने वाला है। ऐसे कथन आ जाएगा 4 नंबर। नेक्स्ट देखो 25 नंबर, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म है। तो इसमें असुमेलित जो युग्म है वो आपका जाएगा संवहन तरंग, ये डेली के द्वारा दिया गया, ये इसमें आपके गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही है भाई। नेक्स्ट देखो भाई 26 नंबर, प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो प्लेट का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले आ जाएंगे आपके टूजो विल्सन ने सबसे पहले वो प्लेट शब्द का प्रयोग किया था भाई। नेक्स्ट देखो 27 नंबर, पेंजिया जिससे निर्मित था वह कौन है? तो पेंजिया है वो सियाल से निर्मित होता है भाई। नेक्स्ट देखो 28 नंबर, हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर की दक्षिणी पश्चिमी महासागरीय परपट्टी अभिन्न अंग है। तो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर की जो दक्षिणी पश्चिमी महासागरीय पट्टी होती है वो किसका अभिन्न अंग है? तो इसमें आ जाएगा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का अभिन्न अंग रहता है। नेक्स्ट देखो 29 नंबर, निम्न में से ज्वालामुखी द्वारा निर्मित सबसे बड़ी आंतरिक स्थलाकृति कौन सी है? तो ज्वालामुखी द्वारा निर्मित सबसे बड़ी आंतरिक स्थलाकृति जो है वो आपके रहने वाली है बैथोलिक, सबसे बड़ी आंतरिक स्थलाकृति। नेक्स्ट देखो 30 नंबर, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है वो किससे कहा जाता है? तो वो आपके आ जाएगी स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को क्या कहते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है अभी। नेक्स्ट देखो, इटली के एटना ज्वालामुखी निम्न में से किस प्रकार के ज्वालामुखी का उदाहरण है? तो एटना ज्वालामुखी जो है वो कहाँ पर स्थित है? इटली के अंदर स्थित है, और ये किस प्रकार की ज्वालामुखी का उदाहरण है? तो ये आपके रहने वाली है सक्रिय प्रकार की ज्वालामुखी का उदाहरण रहने वाली है। तो एटना ज्वालामुखी इटली के अंदर स्थित है और सक्रिय ज्वालामुखी का प्रकार रहने वाला है। इटली के अब देखो, परवाल के विकास हेतु आदर्श लवणता होती है। तो आदर्श लवणता आपको आ जाएगी 27 से लेकर 30%। इसका मतलब होता है प्रतिशतता, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 33 नंबर, ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। तो ग्रेट बैरियर रीफ आपके रहने वाली है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सारे जो है वो ग्रेट बैरियर रीफ रहने वाली है। नेक्स्ट देखो 34 नंबर, निम्नलिखित में से असत्य कथन है। तो असत्य कथन इसमें आपके 34 में आ जाएगा परवाल समूह को अहर्माटाइट कहा जाता है, ये इसमें गलत है। बाकी बरमुंडा है वो परवाल द्वीप का उदाहरण है। परवाल द्वीप 20 डिग्री से 30 डिग्री तापमान में पनपते हैं। कोरल रीफ कर्क और मकर रेखा के बीच तटीय क्षेत्र में पाई जाती है। लेकिन परवाल समूह जो है वो अहर्माटाइट कहा जाता है, ये इसमें गलत रहने वाला, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखो 35 नंबर, परवाल भित्ति की उत्पत्ति का अवतलन सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो परवाल भित्ति की उत्पत्ति का जो अवतलन सिद्धांत है ये किसने प्रतिपादित किया? तो वो आपका जाएगा सी डार्विन के द्वारा इसको प्रतिपादित किया गया। नेक्स्ट देखो 36 नंबर, निम्नलिखित में से वर्षण के अंतर्गत नहीं आता है। तो वर्षण के अंतर्गत कौन नहीं आता है? तो वो आपके इसमें आ जाएगा अरडाव जो है ये वर्षण के अंतर्गत नहीं आता भाई। 37 नंबर देखो, वायु के क्षैतिज संचरण से उष्मा का संचलन कहलाता है। तो वायु के क्षैतिज संचरण से जो उष्मा का संचलन होता है ये क्या कहलाता है? तो वो आ जाएगा अभिवहन। नेक्स्ट देखो 38 नंबर, निम्नलिखित में से बादलों का व्यवस्थित अनुक्रम है। तो बादलों का जो व्यवस्थित अनुक्रम है वो आ जाएगा सबसे पहले पक्षाब, फिर आ जाएगा कपासी, फिर आ जाएगा स्त्री, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही रहने वाला है। नेक्स्ट देखो 39 नंबर, भूमंडलीय उष्मा बजट में अल्बिडो का प्रतिशत है।
तो भूमंडलीय जो उष्मा बजट होता है इसमें अल्बिडो का कितना प्रतिशत रहता है, तो वो आ जाएगा 50% रहता है। 40 नंबर क्वेश्चन देखो, इंसोलेशन यानी कि सूर्य तप पृथ्वी की सतह पर किस रूप में पहुंचता है, तो ये आपका आ जाएगा लघु तरंग के रूप में पहुंचता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 41 नंबर, पृथ्वी पर कौन सा कारक सूर्य ताप के वितरण को प्रभावित नहीं करता है, तो पृथ्वी का कौन सा कारक है जो सूर्य तप को प्रभावित नहीं करता है, तो वो इसमें आपके रहने वाला है भाई भूमिगत जल जो है वो इसको प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट देखो 42 नंबर, अन्य कारकों के समान रहने पर पृथ्वी के द्वारा सूर्य तप की प्राप्ति अधिकतम होती है, तो सूर्य ताप की प्राप्ति अधिकतम कब होती है, तो वो आपका आ जाएगा 3 जनवरी को जो है वो सूर्य ताप अधिकतम प्राप्ति होती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 43 नंबर, निम्नलिखित में से असत्य कथन को छांटिए, तो असत्य कथन कौन सा है वो आपको छांटना था। तो इसमें आपका आ जाएगा 3 नंबर ऑप्शन कि सभी प्राकृतिक भूकंप दुर्बल मंडल में आते हैं, ये कथन गलत है भाई। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी वो दुर्बल मंडल में ही आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 44 नंबर, कौन सी भूकंपीय तरंगे ठोस, तरल एवं गैस तीनों से गुजरती है, तो भूकंपीय तरंगे कौन सी है जो ठोस से भी गुजर सकती है, तरल से भी गुजर सकती है और गैस को भी नहीं छोड़ती, वहाँ से भी गुजर जाती है, तो वो तरंगे आपके रहने वाली इसमें आ जाएगी आपके केवल प्राथमिक तरंगे जो आती है वो है अभी ठोस से भी गुजरती है, तरल से भी गुजरती है और गैसों से भी गुजर जाती है। नेक्स्ट देखो, दीर्घपृष्ठीय भूकंपीय तरंगे है, तो दीर्घपृष्ठीय जो भूकंपीय तरंगे होती है वो आपके रहने वाली है एल तरंगे जो है वो दीर्घपृष्ठीय भूकंपीय तरंगे रहती है। नेक्स्ट देखो भाई 46 नंबर, भूकंप की सर्वाधिक आवृत्ति वाले क्षेत्र है, तो भूकंप की सर्वाधिक आवृत्ति यानी कि सर्वाधिक बार भूकंप कहाँ आ सकता है, तो कौन सा स्थान है, तो वो आ जाएगा एशिया के पूर्वी तटवर्ती जो क्षेत्र आते हैं वहाँ पे भूकंप आने की है वो संभावना सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 47 नंबर, असत्य कथन की पहचान करें, तो असत्य कथन की आपको पहचान करनी है, कौन सा कथन है वो असत्य है, ठीक है ना। तो सभी सुनामी भूकंपीय सागरीय तरंगों से होती है, ये पहले इसमें आप गलत आ गया कि सभी सुनामी जो है वो भूकंपीय सागरीय तरंगों से होती है, ये कथन इसमें गलत है भाई, बाकी सभी कथन इसमें सही होने वाले हैं। नेक्स्ट देखो 48 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 48 नंबर कि यदि धरातल सर्वतः समतल होता वह पृथ्वी घूर्णन नहीं करती तो पवनें है वो समदाब रेखाओं के परिप्रेक्ष्य में चलती, यानी कि इसने कहा है कि अगर मान लो धरती वो समतल होती और पृथ्वी घूर्णन नहीं कर रही होती तो पवनें समदाब रेखाओं के किस अकॉर्डिंग चलती, समांतर चलती, तिर्यक चलती या फिर समकोण पर चलती है, अनियमित चलती, तो इसमें वो जो पवनें है समदाब वाली वो समकोण पर चलती भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 49 नंबर, डोल ड्रम पेटी है, तो डोल ड्रम पेटी क्या है, तो वो आ जाएगी भूमध्य रेखा के न्यून दाब वाला क्षेत्र जो है इसे डोल ड्रम पेटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 50 नंबर, उपोषण उच्च दाब पेटियों के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन को छांटिए, तो उपोषण उच्च दाब की जो पेटियाँ हैं उसके संबंध में कौन सा कथन असत्य है वो आपको बताना था। तो इसमें आप कथन नंबर 1 जो है वो असत्य रहने वाला है कि इस पेटी के निर्माण में तापमान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये इसमें आपके गलत रहने वाला है अभी, ठीक है ना, बाकी सभी इसमें सही है। देखो इसमें 51 नंबर दे रखा आपको, कोरियोलिस बल के बारे में निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, तो कौन सा कथन सही नहीं है वो आपको इसमें चयन करना था। तो इसमें सबसे पहला दे रखा है कि ये पृथ्वी के आवर्तन का प्रभाव है, तो बिल्कुल सही है। अभी कोरियोलिस बल का मतलब होता है कि पृथ्वी का जो आवर्तन होता है उसके कारण जो बल लगता है उसे कोरियोलिस बल कहा जाता है। फिर दे रखा है ये ध्रुवीय क्षेत्र के ऊपर अधिकतम होता है, ये भी इसमें बिल्कुल सही रहने वाला है। और आपको पूछा है कि सही नहीं है वो बताना है, और ये प्रत्यक्ष रूप से घर्षण से संबंधित है, तो इसमें घर्षण का इसमें कोई रोल नहीं होता भाई, ये इसमें आपके गलत रहने वाला है। तो असत्य कथन आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 52 नंबर, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट्स से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में आपको दे रखे हैं वायु के प्रकार और सूची 2 में आपको दे रखे हैं क्षेत्र, और आपको इसमें सही सुमेलित करना है कि कौन सी वायु है वो कौन से क्षेत्र से संबंधित रहने वाली है। तो इसमें देखो सबसे पहले आपको दे रखी है पेम्पेरो जो वायु है, इसका संबंध आपके रहता है भाई पंपास घास के जो मैदान है इससे संबंधित रहने वाला है। और फिर दे रखा है आपको चिनुक, तो चिनुक का जो संबंध है ये आपका जाएगा पेरियरी के मैदानों से संबंधित रहने वाला है। फिर दे रखा है आपको बोरा, तो ये जो बोरा है इस पवन का संबंध है वो किस क्षेत्र से रहने वाला है, तो वो आ जाएगा आपके एड्रियाटिक तट से संबंधित रहने वाली है बोरा वायु के प्रकार। फिर दे रखा है आपको खमसिन, तो खमसिन का संबंध रहता है भाई मिस्र से, यानी कि 1 में आपके आ जाएगा 2 और 2 में आ जाएगा 1, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका आपके सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 53 नंबर आपको दे रखा है, भूमध्य
भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन से प्रकार की वर्षा साधारण है, सॉरी सामान्य है? तो कौन से प्रकार की वर्षा है वो सामान्य रहती है? तो वो आपका जाएगा सवैनीय प्रकार की जो वर्षा है ये सामान्य रूप से होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 54 नंबर, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति करने वाले प्रमुख कारक है। तो महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से वो आपको इसमें चयन करके बताना था। तो इसमें आपके सबसे पहले आ जाएगा कि ग्राह्य जो पवनें होती है ये महासागरीय पवनों उत्पन्न करने का प्रमुख कारक रहता है। फिर आता है आपके महासागरीय जल के तापमान में अंतर होता है, इसके कारण भी महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति होती है, ये भी इसमें सही रह जाएगा। फिर दे रखा आपको महासागरीय जल की लवणता में अंतर, तो लवणता में अंतर होने के कारण भी महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति होती है। तो इसमें आपके ए, बी और सी तीनों ही ऑप्शन है वो सही रहने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। इसमें पृथ्वी का परिक्रमण काल है वो इसमें कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 55, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना था। तो इसमें सबसे पहले आपको दे रखा है जवार। तो जवार का संबंध आपका आ जाएगा जल का सर्वाधिक उतार चढ़ाव होता है उसे जवार भाटा के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ए में आ जाएगा 3 और ए में 3 आपके एक में ही दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। तो ए में 3 आ गया, यानी कि जवार आपके जल का सर्वाधिक उतार चढ़ाव हो गया। सुनामी का जो संबंध है वो आपके रहने वाला है भूकंपीय गतिविधि के कारण समुद्रीय तट का तरंग रूप से चढ़ाव होना, ये इसमें सुनामी रहने वाली है। और गल्फ स्ट्रीम जो है ये इसमें आपका आ जाएगी उष्ण एवं तुलनात्मक रूप से तेज़ बहने वाली जो धारा होती है सागर धारा, उन्हें गल्फ स्ट्रीम कहा जाता है। फिर आती है आपके लेब्राडोर। तो लेब्राडोर आपके रहने वाली है शीत सागरीय धारा, यानी कि ठंडी जल धारा है अभी लेब्राडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा गर्म प्रकृति की है? तो गर्म प्रकृति की धारा कौन सी है वो आपको इसमें बताना था। तो वो आपका आ जाएगी अलास्का जो धारा है ये आपके गर्म प्रकृति की रहने वाली है। नेक्स्ट देखो भाई 57 नंबर, सूर्य का जमार उत्पादन बल है। तो सूर्य का जो जमार उत्पादन बल है इस बल में कौन संबंधित है वो नीचे कथनों में से देखो आप। तो इसमें जो जमारी बल होता है वो आपके रहने वाला है चंद्रमा की तुलना में लगभग आधा मात्र होता है, यानी कि जो चंद्रमा का जो जमारी बल या जमार से उत्पन्न बल होता है वो सूर्य का जमारी उत्पादन बल से लगभग डबल होता है, यानी कि चंद्रमा का डबल है तो सूर्य का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो सूर्य का जमार उत्पादन जो बल है वो चंद्रमा की तुलना में लगभग आधा होता है भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 58 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी खाड़ी में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है? तो कौन सी खाड़ी के अंदर विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है? तो वो आपके रहने वाली है फंडी की खाड़ी। फंडी की खाड़ी है जहाँ पर विश्व के सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 59 नंबर, निम्न में से कौन से कारक युग्म पृथ्वी के महासागरीय तल पर 2 प्रत्यक्ष ज्वारों के मध्य 52 मिनट में विलंब हेतु उत्तरदायी है? तो 52 मिनट के लिए जो विलंब होता है ज्वारों के मध्य, इसके लिए कौन उत्तरदायी है? तो इसमें आपके रहने वाला एक आ जाएगा पृथ्वी का घूर्णन और दूसरा आ जाएगा चंद्रमा का परिक्रमण, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसमें आपके सही होने वाला है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 60 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही रहने वाला है? तो वो आपका आ जाएगा उपरोक्त सभी जेट प्रवाह के संबंध में सही है, यानी कि उपरोक्त जो दे रखा है ये सारे के सारे है वो जेट प्रवाह के संबंध में सही है। तो क्या दे रखा है वो देखो, शीत ऋतु में जेट प्रवाह सर्वाधिक विकसित होता है, बिल्कुल सही है। जेट प्रवाह प्राय दोलन विकसित करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। जेट प्रवाह हमारे धरातलीय मौसम को अत्यधिक प्रभावित करते हैं, यह भी इसमें सही रहने वाला है, यानी कि उपरोक्त जो कथन दे रखे हैं जेट धाराओं के बारे में वो सभी के सभी सही रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 61 नंबर, निम्नांकित में से कौन सा युग्म असुमेलित है? तो कौन सा युग्म है वो असुमेलित है वो आपको बताना है। तो इसमें युग्म नंबर 4 जो है वो आपके असुमेलित रहने वाला है कि जटिल समानता जो है ये चार्ल्स टेलर ने दी है, ये इसमें आपके गलत हो जाएगा। जबकि भेदभाव मूलक की समानता ये जॉन रॉल्स ने दिया था। सामर्थ्य की समानता अमर्त्य सेन ने दिया था। संसाधनों की समानता रोनाल्ड डर्वोकिन ने दिया था। यह सभी सही है, लेकिन 4 नंबर कथन जो है वो आपके असुमेलित रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 62 नंबर, निम्नलिखित में से किस एक विचारक ने असमानता को प्राकृतिक एवं परंपरागत रूप में चिन्हित किया है? यानी कहा है कि जो असमानता है ये एक प्राकृतिक और परंपरागत रूप से इन्होंने चिन्हित किया है। तो वो कौन से विचारक रहने वाला है? तो वो आपका आ जाएगा जे रूसो जो है, इन्होंने कहा है कि जो असमानता है ये एक प्राकृतिक और परंपरागत रूप से रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 63 नंबर, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी है, ये कथन किसका है? तो स्वतंत्रता और समानता जो है वो एक दूसरे के विरोधी होते हैं, ये कथन किसने कहा था?
तो ये कहने वाला आपके रहने वाला है भाई जो लॉर्ड एक्टन जो है, इन्होंने कहा था कि जो स्वतंत्रता और समानता है ये एक दूसरे के क्या है, विरोधी रहने वाले हैं। तो इसमें आ जाएगा आपके लॉर्ड एक्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 64 नंबर, आनुपातिक समानता के सिद्धांत के प्रतिपादक है। तो आनुपातिक समानता के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो वो आपका आ जाएगा अरस्तु जो है वो आनुपातिक समानता के सिद्धांत के प्रतिपादक रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 65 नंबर, समानता की अवधारणा में सम्मिलित नहीं है। तो समानता की अवधारणा में कौन सम्मिलित नहीं है वो आपको बताना था। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसमें सम्मिलित नहीं है कि असमानों के साथ समान व्यवहार करना, ये इसमें समानता की अवधारणा में सम्मिलित नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 66 नंबर, स्वतंत्रता की समस्या का एकमात्र हल है कि वह समानता में निहित है। ये कथन किसका है? यानी कि स्वतंत्रता की समस्या का एकमात्र हल है कि वह समानता में निहित है। तो ये कथन कहने वाले कौन थे भाई? तो ये आपके कथन कहने वाले आ जाएगा इसमें पोलार्ड का। ये कथन किसका रहने वाला? तो पोलार्ड ने कहा था कि स्वतंत्रता की अगर समस्या आप इसको हल करना चाहते हो तो एक ही है कि सभी के मध्य है वो समानता स्थापित कर दो, ताकि स्वतंत्रता अपने आप है हल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 67 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता अर्नेस्ट बार्कर की नागरिक स्वतंत्रता का भाग नहीं है? तो जो नीचे आपको स्वतंत्रता लिखी हुई दे रही है, इसमें से कौन सी स्वतंत्रता जो है वो अर्नेस्ट बार्कर की नागरिक स्वतंत्रता का भाग नहीं है? तो इसमें आपका आ जाएगा भाई व्यवहारिक स्वतंत्रता जो है ये नागरिक स्वतंत्रता का भाग नहीं है। बाकी दैहिक स्वतंत्रता इसमें रहने वाला है, बौद्धिक स्वतंत्रता भी रहने वाली है, आर्थिक स्वतंत्रता भी इसमें रहने वाली है, जबकि व्यवहारिक स्वतंत्रता है वो इसका भाग नहीं है। नेक्स्ट देखो भाई 68 नंबर, 68 में आपको दे रखा है असुमेलित युग्म का चयन कीजिए। तो असुमेलित युग्म कौन सा है उसको आपको चयन करना है। एक तरफ आपको दे रखे हैं विचारक, सामने दे रखी है पुस्तकें। तो सबसे पहले आपको दे रखा है हर्बर्ट स्पेंसर, तो इसकी पुस्तक आ जाएगी आपके मैन वर्सेज स्टेट। फिर दे रखी है J.S. मिल, इसकी पुस्तक आ जाएगी ऑन लिबर्टी। और तीसरा दे रखा है लॉर्ड एक्टन, इसकी पुस्तक आ जाएगी आपके द हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम एंड अदर ऐसे। और 4 नंबर दे रखा अमर्त्य सेन की पुस्तक है जो टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, ये इसमें आपके गलत रहने वाला है। और ये इसमें आपके क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 जो है असुमेलित युग्म रहने वाला है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 69 नंबर, किस एक विचारक ने नकारात्मक स्वतंत्रता को स्वतंत्रता की अवसर अवधारणा की संज्ञा दी है? यानी कि जो इसने कहा है कि जो नकारात्मक स्वतंत्रता है ये स्वतंत्रता की अवसर अवधारणा है, ये कहने वाले आपके रह जाएंगे चार्ल्स टेलर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 70 नंबर, समानता का मुख्य उद्देश्य है। तो समानता का जो मुख्य उद्देश्य क्या रहने वाला है? तो वो आपका आ जाएगा समाज में विशेषाधिकारों की समाप्ति करना ही समानता का मुख्य उद्देश्य रहता है। कि जो समाज में जो कुछ लोगों को विशेष अधिकार होते हैं अपने आप का वर्चस्व बढ़ाने के लिए, उन विशेष अधिकारों को क्या करना, समाप्त करना ही समानता का मुख्य उद्देश्य होता है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 71 नंबर, निम्नलिखित में से किस विचारक ने समानता को विचारों का सामंजस्य कहा है? तो समानता को विचारों का सामंजस्य कहने वाले विचारक कौन थे? तो वो आपके इसमें रहने वाले हैं लॉस्की ने कहा था कि जो विचारों का सामंजस्य है यही आपके समानता रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 72 नंबर, राजनीतिक समानता के लिए श्रेष्ठतम विकल्प है। तो राजनीतिक समानता के लिए श्रेष्ठतम विकल्प आपके रहने वाला है लोकतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 73 नंबर, समानता का सर्वोत्तम अर्थ है। तो समानता का जो सर्वोत्तम अर्थ होता है वो है कि न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति। समानता का सर्वोत्तम अर्थ होता है कि न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 74 नंबर, निम्नांकित में से कौन सी समानता इस मत का समर्थन करती है कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है? तो ये है वो कौन सी समानता का मत समर्थन करती है कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को क्या बनाया है, समान बनाया है। तो इसमें आपका जाएगा प्राकृतिक समानता जो है ये इस मत का समर्थन करती है कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को क्या बनाया है, समान बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 75 नंबर, निम्नांकित में से कौन नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन नहीं है? तो कौन है वो जो नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक नहीं है? तो वो आपके रहने वाले हॉब हाउस है जो नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 76 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विचारक स्वतंत्रता को एक सामूहिक लक्ष्य के रूप में मानता है? तो स्वतंत्रता को एक सामूहिक लक्ष्य के रूप में कौन मानता है? तो वो आपका आ जाएगा इसमें रहने वाला है आपके रूसो जो है ये कहते हैं कि जो स्वतंत्रता है ये एक सामूहिक लक्ष्य है। क्या है भाई? सामूहिक लक्ष्य रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 77 नंबर,
एस्केप फ्रॉम फ्रीडम के लेखक कौन है? तो एस्केप फ्रॉम फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो आपके आ जाएगा इसमें एरिक फ्रॉम। एरिक फ्रॉम जो है इनकी पुस्तक है एस्केप फ्रॉम फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 78 नंबर। नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर बल देती है? तो नकारात्मक स्वतंत्रता जो है वो किस पर बल देती है? तो इसमें आ जाएगा आपके हस्तक्षेप पर बल देती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा कि जो नकारात्मक स्वतंत्रता है ये हस्तक्षेप पर क्या देती है? बल देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 79 नंबर। स्वतंत्रता उस कार्य को करने की एक सकारात्मक शक्ति है जो उपयोग और उपभोग करने योग्य है। ये कथन किसका है? यानी कि स्वतंत्रता को उस कार्य को करने की एक सकारात्मक शक्ति बताया है जो कि उपयोग और उपभोग करने योग्य है। तो ये कथन किस विचार का रहने वाला है? तो वो आपका आ जाएगा T.H. ग्रीन ने कहा था कि जो स्वतंत्रता है ये एक ऐसी सकारात्मक शक्ति है, ऐसी एक पॉजिटिव एनर्जी है कि जो उपयोग और उपभोग करने के लिए योग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 80 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है। भाषण और लेखन की अनियंत्रित स्वतंत्रता के विचार का समर्थन किसने किया था? तो भाषण और लेखन की जो अनियंत्रित स्वतंत्रता है इसका समर्थन करने वाले कौन थे? तो वह आपका आ जाएगा J.S. मिल ने इसका समर्थन किया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 81 नंबर। किस विचारक ने सकारात्मक स्वतंत्रता को विकासवादी स्वतंत्रता कहा है? तो कौन सा विचारक है जिसने कहा है कि जो सकारात्मक स्वतंत्रता है ये एक प्रकार की विकासवादी स्वतंत्रता है? तो ये कहने वाले आपके विचारक रहने वाले हैं C.B. मैकफर्सन। C.B. मैकफर्सन ने कहा था कि जो सकारात्मक स्वतंत्रता है ये एक प्रकार की विकासवादी स्वतंत्रता रहती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 82 नंबर। स्वतंत्रता का अधिकार एक है, तो स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? तो वो आपका जाएगा नागरिक अधिकार है भाई। स्वतंत्रता का अधिकार एक नागरिक अधिकार रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 83 नंबर। राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है, ये कथन किसका है? तो राजनीतिक जो विज्ञान है ये शक्ति का विज्ञान है, ये कहने वाले कौन से विचारक है? तो वो आपका आ जाएगा कैटलिन ने कहा था कि जो राजनीतिक विज्ञान है ये एक प्रकार का शक्ति का विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 84 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से शक्ति के स्रोत है? तो शक्ति के स्रोत है वो कौन कौन से वो आपको बताना है। तो एक आ जाएगा आकार, दूसरा आ जाएगा संगठन, तीसरा आ जाएगा विचारधारा, चौथा आ जाएगा आर्थिक तत्व है, यानी कि इसमें चारों ही जो है वो शक्ति के स्रोत रहने वाले हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 85 नंबर। निम्नांकित में से शक्ति का कौन सा प्रकार मैक्स वेबर ने नहीं बताया था? तो शक्ति का कौन सा प्रकार है जिसका उल्लेख मैक्स वेबर ने नहीं किया था? तो वो आपके इसमें रहने वाला है आर्थिक शक्ति का प्रयोग जो है या आर्थिक शक्ति का उल्लेख जो है वो मैक्स वेबर ने नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 86 नंबर। शक्ति के वर्ग प्रभुत्व सिद्धांत के समर्थक विचारक कौन थे? यानी कि शक्ति का जो वर्ग प्रभुत्व सिद्धांत है इसके समर्थन करने वाले विचारक कौन थे? तो इसमें आपके सबसे पहले रहने वाला है मार्क्स ने इसका समर्थन किया था, फिर आपके इसमें रहने वाला है एंजल्स ने भी इसका समर्थन किया था, और लेनिन ने भी इसका समर्थन किया था, और मायो ने भी इसका समर्थन किया था। यानी कि इसमें आपके चारों के चारों है वो इनका समर्थन करने वाले हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 87 नंबर। द पावर इलिट नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? द पावर इलिट जो पुस्तक है इसके रचयिता कौन है? तो वो आपके इसमें रहने वाले हैं C. राइट मिल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा कि C. राइट मिल्स की जो पुस्तक है उसका नाम है द पावर इलाइट्स नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे भाई? तो C. राइट मिल्स। ये सारी की सारी जितनी भी पुस्तकें हैं वो मैं पहले ही बोल चुका हूँ भाई आपको कि सारी की सारी एक पेपर पे लिखो, पुस्तक और लेखक इनके नाम है वो इन अकॉर्डिंग पूरे लिख करके आपकी जो स्टडी टेबल है उसके सामने चिपका दो ताकि आपको पूरा का पूरा याद हो जाए, क्योंकि ये आपके सेकंड ग्रेड के अंदर आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले, देख लेना पुस्तकों से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 88 नंबर। विकासात्मक शक्ति का अधिकतम विस्तार ही सृजनात्मक स्वतंत्रता की कुंजी है, ये कथन किसका है? यानी कि जो विकासात्मक शक्ति है इसका अधिकतम विस्तार ही सृजनात्मक स्वतंत्रता की कुंजी है, ये कथन किसका रहने वाला है? तो ये आ जाएगा आपके C.B. मैकफर्सन ने कहा था कि जो विकासात्मक शक्ति है इसका अधिकतम विस्तार ही सृजनात्मक स्वतंत्रता की कुंजी रहने वाली है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 89 नंबर। राजनीति विज्ञान का केंद्रीय विचार शक्ति है, इसके निम्नलिखित में से कौन समर्थक है? यानी कि जो राजनीति विज्ञान है, राजनीति विज्ञान का जो केंद्रीय विचार शक्ति है इसके निम्नलिखित में से कौन समर्थक थे? तो वो आ जाएगा आपके इसमें डेविड एफ्टर जो है ये इसके विचार के समर्थक रहने वाले हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 90 नंबर।
निम्नांकित में से कौन सी विचारधारा ये मानती है कि समाज में शक्ति का प्रयोग लिंग के आधार पर किया जाता है? तो ये विचारधारा मानने वाले कौन सी विचारधारा ये इसको मानती है? तो इसमें आ जाएगा आपकी नारीवादी जो विचारधारा है, ये मानती है कि जो समाज है इसमें शक्ति का प्रयोग केवल लिंग के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 91 नंबर, सत्ता आदेश देने तथा उसका पालन करवाने की शक्ति है, यह कथन किसका है? तो ये कथन कहने वाले आपका आ जाएगा हेनरी पेयोल। हेनरी पेयोल ने कहा था कि जो सत्ता है ये आदेश देना और उसका पालन करवाने की जो शक्ति है ये सत्ता में निहित रहने वाली है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी 92 नंबर, सत्ता किन दो अवधारणाओं से मिलकर बना है? तो सत्ता है वो दो किन अवधारणाओं से मिलकर बना है? तो इसमें आपका आ जाएगा शक्ति और वैधता से मिलकर सत्ता बनती है। अभी शक्ति भी होती है सत्ता के पास और वैधता भी होती है सत्ता के पास। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 93 नंबर, निम्नांकित में से कौन सत्ता का एक आधार नहीं है? तो सत्ता का जो आधार नहीं है वो आपका जाएगा अविश्वास जो है ये सत्ता का आधार नहीं रहने वाला है। बाकी प्रभाव सत्ता का आधार है, सहमति सत्ता का आधार है और दबाव समूह भी इसके आधार रहने वाले हैं, जबकि अविश्वास जो है ये इसका आधार नहीं रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 94 नंबर, डेविड ईस्टन ने वैधता के प्रकार बताए हैं। तो डेविड ईस्टन ने कौन कौन से प्रकार बताए हैं कि इस प्रकार की वैधता होती है? तो इसमें आपका जाएगा व्यक्तिगत वैधता और संरचनात्मक जो वैधता बताई है ये डेविड ईस्टन ने वैधताओं के 2 प्रकार बताए थे कि एक व्यक्तिगत होता है और एक संरचनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी 95 नंबर, निम्नांकित में से कौन सी वैधता की विशेषता नहीं है? तो वैधता की विशेषता कौन सी नहीं है निम्न में से वो आपको बतानी है। तो इसमें आ जाएगा कि वैधता कभी भी अल्पकालिक नहीं होती है, वैधता एक दीर्घकालिक विशेषता होती है, दीर्घकालिक होती है, हमेशा ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी 96 नंबर, लेजिटिमेसी क्राइसिस नामक पुस्तक किसकी है? भाई लेजिटिमेसी क्राइसिस पुस्तक जो है इसके रचयिता कौन है? तो वो आपका आ जाएगा हैबरमास। लेजिटिमेसी क्राइसिस पुस्तक के लेखक कौन है भाई? तो हैबरमास रहने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी 97 नंबर, स्वतंत्रता श्रेष्ठतम मानवीय अच्छाई है, ये कथन है। तो स्वतंत्रता जो है वो श्रेष्ठतम मानवीय अच्छाई है, ये कथन कहने वाले कौन थे? तो वो आ जाएगा आपके मोंटेस्क्यू। मोंटेस्क्यू ने कहा था कि स्वतंत्रता जो है ये श्रेष्ठतम मानवीय अच्छाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी 98 नंबर, निम्न में से किस प्रकार की वैधता को मैक्स वेबर ने आधुनिक राज्य के लिए उपयुक्त माना है? तो मैक्स वेबर ने कहा था कि जो कानूनी तर्क संगत वैधता है ये राज्य के लिए है वो उपयुक्त रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी 99 नंबर, सुनिश्चित प्राधिकार शक्ति का असीमित स्रोत होता है, ये कथन है। यानी कि जो सुनिश्चित प्राधिकार होते हैं वो शक्ति का असीमित स्रोत होते हैं, ये कथन किसने कहा था? तो ये कथन कहने वाला आपके आ जाएंगे भाई ऑस्टिन ने ये कहा था कि सुनिश्चित प्राधिकार जो है वो शक्ति का असीमित स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 100 नंबर, निम्न में से कौन ये मानता है कि राजनीतिक शक्ति संरचनात्मक संबंध है जिससे एक समूह पर दूसरा समूह है वो नियंत्रण करता है? तो ये कहने वाले आपका आ जाएगा भाई कैट बर्नस्टाइल। कैट बर्नस्टाइल ने कहा था कि राजनीतिक शक्ति जो है वो संरचनात्मक समूह होता है जिसमें एक समूह पर दूसरा समूह है वो नियंत्रण करता है। नेक्स्ट देखो भाई 101 नंबर, डेवलपमेंट एज फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यानी कि डेवलपमेंट एज फ्रीडम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये इस पुस्तक के लेखक आपके आ जाएगा भाई अमर्त्य सेन के द्वारा ये पुस्तक लिखित है। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका आपके सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 102 नंबर, निम्नांकित में से कौन सा विचारक समानता के संसाधनवादी दृष्टिकोण से संबंधित नहीं है? तो कौन सा विचारक जो है वो समानता के संसाधनवादी दृष्टिकोण से संबंधित नहीं है? तो वो आपके इसमें रहने वाला है पीटर लालसेट जो है ये विचार समानता के संसाधनवादी दृष्टिकोण से संबंधित नहीं रहने वाले। भाई क्वेश्चन नंबर 103 देखो भाई, निम्न में से किसने सकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादन किया था? तो सकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादन करने वाले आपका जाएगा T.H. ग्रीन ने इसका प्रतिपादन किया था। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 104 नंबर, शक्ति भ्रष्ट करती है, पूर्ण शक्ति पूर्णतः भ्रष्ट करती है, यह कथन किसका है? यानी कि अगर शक्ति है तो वो भ्रष्ट करती है और अगर पूर्ण शक्ति है तो वह पूर्णतः भ्रष्ट करती है, यह कथन किस विचारक ने कहा था? तो ये आपके इसमें रहने वाला है लॉर्ड एक्टन ने कहा था कि जो शक्ति है ये तो करती है भ्रष्ट और अगर पूर्ण शक्ति है तो ये पूर्णतः भ्रष्ट करती है। तो लॉर्ड एक्टन का कथन रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 105 नंबर, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किस पुस्तक में किया गया? यानी कि जो शक्ति पृथक्करण है इसके सिद्धांत का प्रतिपादन है वो किस पुस्तक में किया गया? तो ये पुस्तक आ जाएगी आपके द स्पिरिट ऑफ द लॉज।
इस पुस्तक के अंदर शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 106 नंबर। 106 नंबर दे रखा आपको, एक ऐसा परीक्षण जो विद्यार्थी की विषय संबंध कौशल की प्रवीणता का स्तर और विषय संबंधी आधारभूत संकल्पनाएं, प्रक्रियाएं तथा सामान्य ज्ञान की संप्राप्ति का मापन करता है कहलाता है। तो ये इसमें आपके रहने वाला है। संप्राप्ति जो परीक्षण है ये इसमें आपके रहने वाला है। अभी जो इसमें जो बच्चा है, विद्यार्थी है, उसके विषय संबंधी कौशल की प्रवीणता का स्तर जांच सकता है, विषय संबंधी आधारभूत संकल्पनाओं की जांच कर सकता है और प्रक्रिया है तथा उनके सामान्य ज्ञान की संप्राप्ति का भी मापन कर सकता है। तो ये आपका आ जाएगा संप्राप्ति परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 107 नंबर। निम्न में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान में निदानात्मक परीक्षण के लिए या निदानात्मक परीक्षण की उपयोगिता के संदर्भ में असत्य है? तो आपको असत्य कथन का चयन करना था। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि विद्यार्थियों की सामाजिक विज्ञान में उपलब्धि को जानने के लिए ये इसमें आपको गलत रहने वाला है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 108 नंबर। सामाजिक विज्ञान में एक छात्र के मनोगत्यात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन करने में कौन सी गतिविधि सबसे प्रासंगिक होगी? तो मनोगत्यात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन करना है तो कौन सी गतिविधि है वो सबसे प्रासंगिक रहने वाली है? तो वो आपके इसमें आ जाएगी भाई सटीक मानचित्र बनाना। सटीक मानचित्र बनाना ही सबसे ज़्यादा मनोगत्यात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन हो जाएगा। नेक्स्ट 109 नंबर आपको दे रखा है, उपलब्धि परीक्षण के संबंध में कौन सा कथन है उपयुक्त नहीं है? तो कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है उसका आपको चयन करना था। तो नहीं कौन सा, देखो इसके अंदर आपको दे रखे हैं कथन। तो कथन नंबर 3 जो है वो इसमें आपके उपयुक्त नहीं रहने वाला है, जो कि उपलब्धि परीक्षण से संबंधित नहीं है। तो कथन क्या दे रखा है, देखो क्रियात्मक परीक्षाओं में शाब्दिक ज्ञान का महत्व होता है, ये इसका है वो संबंधित नहीं रहने वाला है। बाकी सभी कथन है वो उपलब्धि परीक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 110 नंबर। सामाजिक विज्ञान में अचीवमेंट टेस्ट की मुख्य विशेषता क्या होती है? सामाजिक विज्ञान के अंदर जो अचीवमेंट टेस्ट होता है इसकी विशेषता क्या होती है? तो इसकी विशेषता रहने वाली है कि ये पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद छात्रों के प्रदर्शन का क्या करता है, मूल्यांकन करता है। कि अगर आपका एक बार कोर्स पूरा हो गया तो उसके बाद आपका एक टेस्ट होता है, मेगा टेस्ट। उसके अंदर आपको सारा का सारा सिलेबस दिया जाता है, ठीक है। तो उसमें आप अगर अच्छा प्रदर्शन करते हो, यानी कि अच्छी अचीवमेंट हासिल करते हो, तो इसमें आपका जो मूल्यांकन होता है वो अच्छा होता है कि हाँ बच्चे ने पढ़ाई की है। तो ये पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है, उससे अचीवमेंट टेस्ट की ये मुख्यतः विशेषता रहने वाली है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 111 नंबर। आइटम भेदभाव यानी कि आइटम डिस्क्रिमिनेशन निम्न में से किसके मापन का रूप है? यानी कि जो आइटम भेदभाव है ये किसके मापन का एक रूप रहने वाला है? तो वो आपका जाएगा, कोई आइटम उच्च अथवा निम्न अंक प्राप्त करने में छात्रों के बीच कितनी अच्छी तरह अंतर करता है, ये इसमें आपके रहने वाला आइटम भेदभाव, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 112 नंबर। किसके मूल्यांकन या किसने मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया था? तो मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी किसने बताया था और फिर इसका उपयोग त्रिकोण के रूप में भी प्रस्तुत किया था? तो वो आपके रहने वाला है B.S. ब्लूम ने इसको त्रिमुखी बताया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 113 नंबर। सामाजिक विज्ञान में सीखने की कठिनाइयों वाले बच्चों के लिए उपचारात्मक कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उपचारात्मक कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो रहता है इसमें वो आ जाएगा उन क्षेत्रों में अतिरिक्त समर्थन प्रदान करना जहां उन्होंने कठिनाइयाँ दिखाई है। यानी कि उन जो क्षेत्र या जो पार्ट है वो बच्चे को सबसे हार्ड लग रहा है उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए या उसको अलग तरीके से पढ़ा करके उसको समझाना चाहिए। तो ये इसमें रहता है कि अतिरिक्त समर्थन प्रदान करना जहाँ उन्होंने कठिनाइयाँ महसूस की है या फिर कठिनाइयाँ दिखाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 114 नंबर। मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्णय करने की प्रक्रिया है। तो मूल्यांकन उद्देश्यों की जो प्राप्ति की सीमा का निर्णय करने की जो प्रक्रिया है, मूल्यांकन की यह परिभाषा किसने की है? तो ये मूल्यांकन की जो परिभाषा उपरोक्त दे रखी है आपको कि मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्णय करने की प्रक्रिया है, ये किस विचारक ने कहा था? तो वो आपका जाएगा इसमें माइकेलिस ने कहा था कि जो मूल्यांकन है ये उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का वर्णन करने की एक प्रक्रिया रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 115 नंबर। सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन के सोपानों का सही क्रम बताइए। यानी कि जो ये आपको मूल्यांकन के सोपान दे रखे हैं इसका सही रूप से क्रम कौन सा वो आपको इसमें बताना है। तो इसमें सबसे पहले आएगा आपको कि उद्देश्यों का चयन करना। तो उद्देश्यों का चयन करना है सबसे पहले, उसके बाद आपको मूल्यांकन विधियों का चयन करना है कि भी कौन सी मूल्यांकन विधि का हमें यूज़ करना है, वो भी उद्देश्यों के अकॉर्डिंग यूज़ करना है, ठीक है ना। इसके बाद आएगा आपके परिस्थिति की पहचान करना, यानी कि 1 नंबर।
फिर आपके इसमें रहने वाला है मूल्यांकन प्रविधियों का निर्माण करना, और फिर आता है प्रमाणों की व्याख्या करना। तो इसमें रहेगा सबसे पहले 2, 3, 1, 5 और 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका आपके एकदम सही रहने वाला है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 116 नंबर, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की समाप्ति पर अधिगम स्तर को जांचने के लिए किया जाने वाला आकलन है। तो अधिगम स्तर को जांचने के लिए जो किया जाने वाला आकलन है उसे कहते हैं अभी अधिगम का आकलन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 117 नंबर, NCFSE 2023 के अनुसार ग्रेड 12 का सर्टिफिकेट प्राप्त करने हेतु विद्यार्थी को किन परीक्षाओं में अनिवार्यतः पास करना होगा। तो किन परीक्षाओं को अनिवार्य रूप से पास करना होगा ताकि उनको ग्रेड 12 का सर्टिफिकेट प्राप्त हो सके। तो इसके लिए उनको रहता है कि एक तो भाषाओं में 2 परीक्षाएं होती है उनको पास करना है, और कम से कम 2 समूह में 4 परीक्षाएं, और समूह 12 यानी कि कला शिक्षा, शारीरिक शिक्षा या व्यावसायिक शिक्षा में स्थानीय मूल्यांकन, यानी कि तीनों ही प्रकार की परीक्षाएं पास करनी इसमें अनिवार्यता है। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर 3 रहने वाला है भाई, यानी कि A, B और C तीनों ही कोड इसमें सही रहने वाले हैं। नेक्स्ट देखो 118 नंबर, मानक संदर्भित मूल्यांकन की विशेषता है। तो मानक संदर्भित जो मूल्यांकन है इसकी क्या विशेषता रहने वाली है, तो वो आ जाएगा आपके उपलब्धि की अन्य विद्यार्थियों से तुलना करना ही एक मानक संदर्भित मूल्यांकन की विशेषता होती है भाई, कि उपलब्धि के आधार पर अन्य विद्यार्थी जो है उनसे तुलना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 119 नंबर, 119 नंबर आपको दे रखा है कि उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है। तो उपचारात्मक जो शिक्षण है इसकी सफलता है वो मुख्यतः किस पर निर्भर करती है, तो वो आ जाएगा आपके समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर निर्भर करती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 120 नंबर, किस प्रकार के प्रश्न सामाजिक अध्ययन के विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन विकसित नहीं करेंगे। तो किस प्रकार के जो प्रश्न है वो SST के जो विद्यार्थी है उसमें आलोचनात्मक चिंतन है वो विकसित नहीं करेंगे। तो वो आपका जाएगा जो बंद प्रश्न है ये इसमें आपके आलोचनात्मक चिंतन का विकास नहीं करने वाले भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 121 नंबर, संरचित या असंरचित एवं अर्धसंरचित निम्नलिखित में से किस मूल्यांकन तकनीक के प्रकार है। तो संरचित, असंरचित और अर्धसंरचित जो प्रकार है ये किस मूल्यांकन विधि के रहने वाले हैं। तो इसमें आपका जाएगा साक्षात्कार प्रकार की जो मूल्यांकन विधि है इसके ये भाग रहने वाले हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 122 नंबर, मूल्यांकन में सम्मिलित है। तो कौन कौन सी जो है वो मूल्यांकन में सम्मिलित है, तो वो इसमें आपके आने वाला एक आ जाएगा मापन इसमें सम्मिलित है, दूसरा आ जाएगा अमापन भी इसमें सम्मिलित है, और तीसरा आ जाएगा इसमें मूल्य का निर्णय करना भी इसमें शामिल है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका एकदम करेक्ट रहने वाला है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 123 नंबर, सत्र के प्रारंभ में बच्चों के शैक्षिक स्तर को जानने के लिए किया जाने वाला आकलन क्या कहलाता है। तो सत्र का जब शुरुआत होती है और बच्चों का जो टेस्ट होता है एडमिशन टेस्ट, इसमें जो ये प्रक्रिया होती है ये किस आकलन के तहत किया जाता है। तो वो आ जाएगा आपके आधार रेखा का आकलन, क्योंकि बच्चों का जो बेस है वो कितना तकड़ा है उसकी जांच करने के लिए एक सभी सब्जेक्ट का एक टेस्ट होता है जो कि नॉर्मल टेस्ट रहता है, उसको कहते हैं क्या कहते हैं, आधार रेखा का आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 124 नंबर, फर्स्ट पैराडाइम के अंतर्गत सम्मिलित है। तो फर्स्ट पैराडाइम जो है इसके अंतर्गत कौन कौन सम्मिलित है, तो वो इसमें आपके रहने वाला है भाई। फर्स्ट पैराडाइम के अंतर्गत आपके आ जाएगा इसमें सबसे पहला है शैक्षिक उद्देश्य, इसके बाद आएगा अधिगम अनुभव, इसके बाद आएगा मूल्यांकन प्रक्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका आपके सही हो जाएगा जो कि इस पैराडाइम के अंतर्गत सम्मिलित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 125 नंबर, एक परीक्षण जिस उद्देश्य या गुण के मापन के लिए निर्मित किया जाए यदि वह उसी उद्देश्य या गुण का मापन करे तो परीक्षण की यह विशेषता कहलाती है। तो ये विशेषता क्या कहलाती है भाई, यानी कि जिस उद्देश्य और गुण के लिए उसको बनाया गया है वो उसी का मापन कर रहा है, इसका मतलब है कि वो वैध है, यानी कि वैधता इसमें रहने वाला गुण, तो वैधता की विशेषता कहलाती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 126 नंबर, कौन सी मूल्यांकन तकनीक अधिक विश्वसनीय तथा वैध है। तो कौन सी मूल्यांकन की जो विधि है जो अधिक भरोसेमंद भी है और वैध भी है। तो इसमें आपके आ जाएगा अप्रमापीकृत नहीं है, इसमें आएगा आपके परमापीकृत, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका रहने वाला है कि परमापीकृत जो मूल्यांकन की तकनीक है ये एक सबसे भरोसेमंद भी है और ये एक वैध प्रकार की भी रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 127 नंबर, सत्य और असत्य प्रकार के प्रश्नों को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो एक होता है सत्य और एक होता है असत्य। तो सत्य असत्य प्रकार के जो प्रश्न होते हैं इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो ये आपका जाएगा एकांतर अनुक्रिया के नाम से भी जाना जाता है भाई, कि एकांतर अनुक्रिया की एक सत्य है एक असत्य प्रकार के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 128 नंबर, प्रेक्षण को वस्तुनिष्ठ बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए।
यानी कि आपके पास जो प्रेक्षण है, जो आंकड़े हैं, इनको वस्तुनिष्ठ बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए, तो इसमें आ जाएगा प्रेक्षण सूची का उपयोग किया जाना चाहिए, ताकि सूची में अलग अलग फोल्डर में आप रखोगे तो पता चलेगा कि भाई ये इसके 70 है, ये इसका 70 में प्राप्त अंक है। यानी कि जब हम बहुलक है वगैरह ज्ञात करते हैं, माध्य एक बहुलक है, तो उसमें हम करते हैं ना सारणी बना के, तो उसी प्रकार प्रेक्षण की सूची का उपयोग किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 129 नंबर, उपचारात्मक शिक्षण करवाया जाता है। तो उपचारात्मक जो शिक्षण है वो करवाया जाता है, इसमें देखो कथन दे रखे हैं आपको। तो छोटे छात्रों के छोटे छोटे समूह बनाकर, तो बिल्कुल सही है भाई, उपचारात्मक जो शिक्षण है ये इसमें रहता है कि बच्चों के छोटे छोटे समूह बनाकर पढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर आप 500-600 की क्लास बनाओगे भीड़ में तो पीछे बैठने वाले बच्चे का कुछ भी पल्ले पड़ने वाला है नहीं, इसलिए छोटे छोटे समूह बना करके बच्चों को पढ़ाना चाहिए। अतिरिक्त कक्षाओं का आयोजन करके, बिल्कुल अगर कोर्स नहीं हो रहा टाइम पे तो एक्स्ट्रा क्लास लेकर के पढ़ाना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं है कि स्पीड बढ़ा दो, ऐसा नहीं करना चाहिए। अतिरिक्त क्लास लेके आप आराम से पढ़ा सकते हो। फिर आता है कि रोचक शिक्षण का सामग्री का उपयोग करना चाहिए, ये भी सही है भाई। जो कोई भी टॉपिक है उसको अगर इंटरेस्टिंग बना के पढ़ाएंगे तो बच्चों के वो क्या रहने वाली है, आसान रहने वाली है समझने भी, और बच्चों को इसमें रुचि भी आने वाली है। तो इसमें आपके आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि उपरोक्त सभी प्रकार से वो उपचारात्मक शिक्षण करवाया जा सकता है। नेक्स्ट देखो भाई 130 नंबर, परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात करने की कुल विधियाँ कितनी हैं। तो परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात करने के लिए कुल रूप से 4 प्रकार की विधियाँ होती है भाई, तो 4 विधि इसमें रहने वाली है। नेक्स्ट देखो भाई 131 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक परीक्षण नहीं है। तो गुणात्मक परीक्षण कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। तो इसमें आ जाएगा आपके दत्त कार्य जो है, ये इसमें आपके गुणात्मक परीक्षण नहीं रहने वाला है। दत्त कार्य गुणात्मक परीक्षण नहीं आने वाला भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 132 नंबर, प्रश्नों के प्रकार के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म है वो सही नहीं है। तो इसमें कौन सा युग्म सही नहीं है, देखो रिक्त पूर्ति वाला जो प्रश्न है उसे प्रत्ययस्मरण कहते हैं, बहुवैकल्पिक को प्रत्यभिज्ञान कहते हैं, सत्य असत्य को प्रत्यभिज्ञान, और मिलान वाले हैं उनको प्रत्ययस्मरण। ये इसमें आपके सही नहीं है, बाकी सभी कथन है वो सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 133 नंबर, किसी घटना का मौके पर ही वर्णन कर निरीक्षित और रिकॉर्ड किया जाए तो इसे कहा जाता है। यानी कि मौके पर ही अगर उसका निरीक्षण किया जाए या फिर रिकॉर्ड कर लिया जाए तो इसे क्या कहा जाता है। तो इसमें आपके रहने वाला है उपाख्यान रिकॉर्ड कहने वाले हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 134 नंबर, पोर्टफोलियो के संबंध में सत्य कथन है। तो पोर्टफोलियो के संबंध में कौन सा कथन है वो सत्य रहने वाला है। तो पहला आपको दे रखा है, इसमें बच्चे के विकास की भावात्मक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं की जानकारी होती है, बिल्कुल सही है। दूसरा दे रखा है आपको, यह शिक्षार्थी के आत्म मूल्यांकन का साक्ष्य उपलब्ध कराता है। तो इसमें आपके दोनों ही सही रहने वाले हैं भाई, पोर्टफोलियो है वो दोनों ही कथन इसमें सही रहने वाले, दोनों कथन ए और 2। नेक्स्ट देखो भाई 135 नंबर, NCF 2005 के अनुसार प्रश्न का निर्माण किया जाना चाहिए। तो NCF 2005 के अनुसार किस प्रकार के प्रश्नों का निर्माण है वो किया जाना चाहिए। तो इसमें आ जाएगा आपके विशेषज्ञों के सहयोग से, बिल्कुल सही है, शिक्षकों के सहयोग से, ये भी इसमें सही रहने वाला है, और छात्रों के सहयोग से भी करना चाहिए कि बच्चों का जो स्तर क्या है उस अकॉर्डिंग भी थोड़ा देख कर क्वेश्चन बनाने चाहिए। तो इसमें आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 136 नंबर, निष्पत्ति परीक्षण हेतु नील पत्र निर्माण निम्न में से कौन से घटक की आवश्यकता नहीं है। यानी कि निष्पत्ति जो परीक्षण है इसमें नील पत्र का जो निर्माण है यह निम्न में से कौन से घटक की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें आपका आ जाएगा परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थी की संख्या के अनुसार वितरण करना, ये इसका घटक आवश्यक घटक नहीं रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 137 नंबर, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी कि CCE के 6 शैक्षिक क्षेत्रों में सम्मिलित है। तो इसके 6 शैक्षिक क्षेत्रों में कौन कौन सम्मिलित है वो आपको इसमें बताना था। तो इसमें आ जाएगा आपके, देखो सबसे पहले तो जीवन कौशल इसमें सम्मिलित रहने वाला है, फिर आता है आपकी कार्य शिक्षा भी इसमें सम्मिलित रहने वाली है, फिर आता है दृश्य एवं प्रदर्शन जो कला है वो भी इसमें शामिल रहने वाली है, फिर आपका आता है अभिवर्ती एवं मूल्य जो है वो भी इसमें शामिल रहने वाला है। यानी कि A, B और C, D चारों इसके शामिल क्षेत्र है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 138 नंबर, शिक्षक उपचारात्मक कक्षा ले रहा है और शिक्षक का उपचारात्मक शिक्षण विधि परीक्षण के विश्लेषण पर आधारित होगा। यानी कि जो शिक्षक है वो उपचारात्मक कक्षा ले रहा है, ठीक है ना। तो शिक्षक का जो उपचारात्मक शिक्षण है यह शिक्षण विधि परीक्षण के विश्लेषण पर आधारित है। तो कौन से विश्लेषण पर आधारित रहता है इसमें। तो इसमें आपका आ जाएगा भाई निदानात्मक परीक्षण पर आधारित रहता है, निदान के अकॉर्डिंग इसमें परीक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 139 नंबर, एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता ये सुनिश्चित करती है कि वह पूर्वाग्रह से मुक्त है।
यानी कि अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता है जो ये सुनिश्चित करती है कि वह पूर्वाग्रह से क्या है, मुक्त है। तो इसमें आ जाएगी जो वस्तुनिष्ठ है, ये इसमें आपके पूर्वाग्रह से मुक्त रहने वाली विशेषता है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 140 नंबर। सामाजिक विज्ञान के परीक्षण में विवेक ने 80 अंक हासिल किए और उसने एक सप्ताह के बाद दूसरे प्रयास के लिए आवेदन किया है। दूसरे प्रयास में उसने 80 अंक हासिल किए। परीक्षण की इस विशेषता को जाना जाता है। तो परीक्षण की इस विशेषता को आप किस नाम से जानते हो, तो ये आ जाएगी आपके विश्वसनीयता। कि भाई जो पहला टेस्ट हुआ था उसमें उसने परीक्षा अच्छे से तैयारी करके दी तो 80 नंबर उसके आए थे, और दूसरे टेस्ट हुआ तो उसमें भी उसके 80 नंबर आए थे। यानी कि उसने तैयारी की तभी उसके बराबर नंबर आ रहे हैं, वरना पहले में अगर तुक्के लगते तो पहले में अधिक नंबर आ रहे होते तो दूसरे में नंबर कम आ जाते। लेकिन नहीं, उसने पहले में भी मेहनत करके परीक्षा दी और दूसरे में भी उसने मेहनत करके परीक्षा दी। यानी कि इसमें आपकी विश्वसनीयता रहने वाली है, अभी भरोसा रहने वाला है इसके अंदर। नेक्स्ट देखो 141 नंबर। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का अर्थ है। तो सतत एवं जो व्यापक मूल्यांकन है इसमें व्यापक का अर्थ क्या रहने वाला है, तो ये इसमें आ जाएगा आपके विद्यार्थियों के विद्यालय एवं सह विद्यालय पक्ष के समग्र बाल व्यक्तित्व विकास का मूल्यांकन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 142 नंबर। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का एक प्रमुख गुण है। तो वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है इनका प्रमुख गुण रहता है वो आ जाएगा आपके संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना संभव। संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना इसका एक संभव गुण होता है कि वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है इसमें आप संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 143 नंबर। BS ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन आयाम हेतु 3 आवश्यक परिस्थितियां हैं। तो मूल्यांकन आयाम के लिए 3 आवश्यक परिस्थितियां BS ब्लूम ने कौन सी बताई है, तो वो इसमें आपके रहने वाली है शैक्षिक उद्देश्य, फिर आ जाएगा अधिगम के अनुभव, फिर आ जाएगा आपके व्यवहार में परिवर्तन। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका आपके करेक्ट रहने वाला है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 144 नंबर। मूल्यांकन की प्रक्रिया की व्यापकता छात्र के समस्त व्यक्तित्व पर अपने प्रसार का उल्लेख करती है, न कि केवल उसकी बौद्धिक उपलब्धि का। उपयुक्त कथन किसका है, तो उपयुक्त कथन जो है ये आपका जाएगा रेमर्स एवं गैज का रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 145 नंबर। विद्यार्थियों के बारे में निर्णय प्रदान करने के लिए सूचनाओं के एकत्रण की प्रक्रिया कहलाती है। तो सूचनाओं के जो एकत्रण की प्रक्रिया है, एकत्रित करने की, ये आप कहलाएगा आकलन। कि आपने जो सूचनाएं एकत्रित की है ये आपका एक आकलन रहने वाला है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जब रसोइया सूप चखता है तब ये डैश 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 है, और जब अतिथि सूप चखता है तब ये डैश 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 है। यानी कि जब कोई रसोई बना रहा है वो अगर बनाया हुआ सूप चख रहा है और वो क्या है, और अतिथि अगर उसको चख रहा है तो वो क्या है। तो इसमें आपका आ जाएगा कि अगर रसोइया चख रहा है तो वो आ जाएगा रचनात्मक, और अगर अतिथि चख रहा है तो वो आ जाएगा आपके योगात्मक। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका आपके करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट देखो भाई आपके 47 नंबर। असत्य कोट है। तो असत्य कोट कौन सा वो आपको बताना है। तो असत्य कोट इसमें आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 कि अधिगम में आकलन ये रचनात्मक है, ये इसमें आपके असत्य कोट रहने वाला है। बाकी अधिगम का आकलन जो है वो आपके योगात्मक रहता है, और अधिगम के रूप में आकलन तो ये रहता है आपके निदानात्मक, और अधिगम के लिए आकलन तो ये आपका रहता है निर्माणात्मक। ठीक है ना। तो 2 नंबर जो है वो आपके इसमें असत्य कोट रहने वाला है। नेक्स्ट देखो भाई मूल्यांकन। नेक्स्ट देखो मूल्यांकन का सबसे घनिष्ठ संबंध है। तो मूल्यांकन का जो सबसे घनिष्ठ संबंध है वो रहेगा आपके शिक्षण उद्देश्य से। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसमें आपका सही हो जाएगा कि जो मूल्यांकन है ये शिक्षण उद्देश्य से घनिष्ठ संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 149 नंबर। निदानात्मक संप्राप्ति परीक्षण एक प्रभावशाली उपकरण है। एक आदर्श निदानात्मक संप्राप्ति परीक्षण द्वारा अनेक प्रकार की संभावित अशुद्धियों के प्रत्यक्ष पक्ष पर शिक्षक का ध्यान चला जाता है, जिससे वह उन अशुद्धियों को विकसित होने से पूर्व ही दर कर सकता है। उक्त परिभाषा किसने दी थी। यानी कि ये बोल रहा है कि निदानात्मक जो संप्राप्ति परीक्षण है एक प्रभावशाली उपकरण है। एक आदर्श निदानात्मक संप्राप्ति परीक्षण द्वारा अनेक प्रकार के संभावित अशुद्धियों के प्रत्यक्ष पक्ष पर शिक्षक का ध्यान चला जाता है, जिससे उन अशुद्धियों को विकसित होने से पूर्व ही दर या फिर खत्म कर दिया जाता है। तो उक्त परिभाषा किसने दी थी, तो ये परिभाषा देने का श्रेय जाता है आपके भाई क्रॉनबैक को। यह परिभाषा क्रॉनबैक के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 150 नंबर। चिकित्सकीय शिक्षण कहा जाता है। तो चिकित्सकीय जो शिक्षण है ये आपके कहा जाता है, इसमें आ जाएगा उपचारात्मक शिक्षण जो है ये इसमें चिकित्सकीय शिक्षण रहने वाला है, यानी कि केवल 1। तो ये थे भाई आपके 150 क्वेश्चन माइनर टेस्ट नंबर 9 के। और ये सॉल्यूशन आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है आगे दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। और इसके अलावा आपको पता ही है कि 4th ग्रेड टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन चल रहा है, रीट लेवल 1 का चल रहा है, रीट लेवल 2 साइंस मैथ का चल रहा है, और रीट लेवल 2 SST का भी चल रहा है।
तो अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हो तो एक बार ज़रूर जाकर देखना और अपनी तैयारी को बेहतर करना। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नए सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू सो मच।